हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए एसएसटी सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण ऐसे 30 प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सी टेट 2026 और एस टेट 2026 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एक बेहतरीन स्लाइड के रूप में इन 30 प्रश्नों के संग्रह को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। रोजी ड्रू ए पिक्चर ऑफ ए वुमेन एज ए नर्स एंड ए मैन एज एन इंजीनियर ऑन आस्किंग द रीजन सी रिप्लाइड वुमेन मेक्स बेटर नर्स व्हाट डज दिस इफेक्ट। अर्थात रोजी ने एक महिला को नर्स और पुरुष को इंजीनियर के रूप में चित्रित किया। रोजी का कथन क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर कंसिस्टेंसी, लिंग स्थिरता। दूसरा जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता। तीसरा जेंडर टाइपिंग यानी कि लिंग निर्धारण। और चौथा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग भेदभाव। दोस्तों यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं। यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्यों? क्योंकि देखिए रोजी का यह मानना है कि महिलाएं केवल नर्स बन सकती हैं और पुरुष इंजीनियर। समाज में प्रचलित लिंग रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है और यह बिना किसी वैज्ञानिक आधार के किसी विशेष लिंग के प्रति एक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसलिए आपका जेंडर स्टीरियोटाइप लिंग रूढ़िवादिता राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टू फैमिलियर स्टूडेंट अबाउट इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट पेडागोजिकल मेथड। छात्रों को भारत में चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी शैक्षिक विधि होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू कंडक्ट सर्वे, छात्रों से सर्वेक्षण कराना। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्शन इन द क्लास, कक्षा में चुनाव का आयोजन कराना। तीसरा है स्क्रीनिंग ए डॉक्यूमेंट्री यानी कि चलचित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना। और चौथा है इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन इन द क्लास, कक्षा में चुनाव का आयोजन करना। क्योंकि कक्षा में कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव आयोजित करना ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन का सबसे बेहतरीन विधि होगा, क्योंकि यह कर के सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होगा और इससे छात्र चुनाव की पूरी प्रक्रिया को एक व्यवहारिक रूप से समझ पाएंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग एन इलेक्शन इन द क्लास, कक्षा में चुनाव का आयोजन करना राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल एंड नोमैडिक पास्टोरलिस्ट वुड बी। छात्रों को आदिवासियों और खानाबदोश चरवाहों के जीवन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे अच्छा संभावित अभ्यास क्या होगा? तो यहाँ जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनिंग ए मूवी ऑन बकरवाल्स, बकरवालों पर फिल्म दिखाना। दूसरा लेक्चर एंड सेमिनार, व्याख्यान और संगोष्ठी आयोजित करना। तीसरा ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा करना। चौथा टेक्स्ट बुक रीडिंग यानी कि पाठ्य पुस्तक पठन। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्क्रीनिंग ए मूवी ऑन बकरवाल्स यानी कि बकरवालों पर फिल्म दिखाना। बकरवालों या आदिवासियों पर एक फिल्म या चलचित्र डॉक्यूमेंट्री दिखाना सबसे प्रभावी होगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम यानी कि ऑडियो विजुअल छात्रों को उनके जीवन की वास्तविकताओं और संघर्षों से भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करता है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग ए मूवी ऑन बकरवाल्स, अर्थात बकरवालों पर फिल्म दिखाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है कि विच आंसर रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, वेज टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी एंड एबिलिटी टू गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, यानी कि लोकतंत्र में भाग लेने के तरीके, प्रश्न पर छात्र की समझ और व्यापक उत्तर देने की क्षमता कौन सा विकल्प दर्शाता है। यहां दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है की एलिमेंट्स पार्टिसिपेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि प्रमुख तत्व भागीदारी संघर्ष समाधान। सेकंड है वोटिंग धरना रैलीज, मतदान धरना रैलियां करना। तीसरा है बाई वोटिंग इन इलेक्शन, इन चुनाव में मतदान करके। और चौथा है मतदान निश्चित अवधि 5 वर्ष, यानी कि वोटिंग फिक्स पीरियड 5 ईयर्स। यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वोटिंग धरना और रैली, क्योंकि मतदान धरना रैलियां ये सामाजिक आंदोलन सबसे व्यापक उत्तर है। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में भागीदारी केवल वोट देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विरोध और आंदोलनों के माध्यम से भी होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट एंड मॉल्स, इन विच आंसर डज द स्टूडेंट फेल टू डिस्प्ले एबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग कंट्रास्टिंग। साप्ताहिक बाजार और मॉल में अंतर, किस उत्तर में छात्र तुलना अंतर करने की क्षमता प्रदर्शित करने में विफल रहता है। तो यहां आपका फर्स्ट ऑप्शन है चीप रेट्स वर्सेस अफोर्डेबिलिटी, यानी कि सस्ती दरें बनाम सामर्थ्य। सेकंड ऑप्शन है नो परमानेंट शॉप्स वर्सेस परमानेंट शॉप, यानी कि अस्थायी दुकानें बनाम अस्थायी दुकानें। तीसरा है रूरल अर्बन वर्सेस अर्बन ओनली, यानी कि ग्रामीण शहरी बनाम केवल शहरी। और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक डेज वर्सेस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, यानी कि विशिष्ट दिन बनाम बहुमंजिली इमारतें। तो यहाँ दोस्तों आपका इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इस 5 नंबर के प्रश्न में, ऑप्शन नंबर 4 अर्थात स्पेसिफिक डे वर्सेस मल्टी स्टोरीयार्ड बिल्डिंग, क्योंकि विकल्प 4 जो है ऑप्शन 4 यह सही तुलना नहीं कर रहा है। सप्ताह का एक विशिष्ट दिन, समय और बहुमंजिला इमारत, यह संरचना 2 अलग अलग आयाम है। सही तुलना समान आधारों जैसे कीमत, स्थान या दुकान का प्रकार पर होनी चाहिए, न कि विशिष्ट दिन और बहुमंजिला इमारत। इन दोनों का कोई तुलना नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि इफ अर्थ इज नॉट फ्लैट हाउ आर मैप्स फ्लैट, बेस्ट वे टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। यदि पृथ्वी चपटी नहीं है तो मानचित्र चपटे क्यों हैं, इस प्रश्न को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स रिजेंबल अर्थ, एनिमेशन से दिखाना कि मानचित्र पृथ्वी से कैसे मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि शोइंग मैप्स, यानी कि मानचित्र दिखाना। तीसरा है आस्क देम टू फाइंड आउट, यानी स्वयं पता लगाने को कहना। और चौथा है शोइंग द ग्लोब, यानी कि ग्लोब दिखाना। तो यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स रिजेंबल अर्थ, यानी कि एनिमेशन से दिखाना कि मानचित्र पृथ्वी से कैसे मिलते हैं। देखिए एनिमेशन के माध्यम से यह दिखाना कि कैसे एक गोलाकार पृथ्वी ग्लोब को समतल कागज यानी मानचित्र पर प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्ट किया जाता है, छात्रों को इस अमूर्त अवधारणा को समझने में सबसे अधिक मदद करेगा। इसलिए एनिमेशन के माध्यम से मानचित्र पृथ्वी को दिखाना सबसे बेस्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि असर्शन, यानी कि आपका कथन, सोशल साइंस हैज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विथ आर्ट्स, रीजन, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट प्रूफ ऑफ
डोमेन्स ऑफ ऑल सोशल साइंस। अभिकथन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान का कला से गहरा संबंध है। कारण दे रहा है कि चित्रकला, मूर्तियां सामाजिक विज्ञान के प्रमाण हैं। अब इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए, यानी कि ए और आर सत्य हैं और आर सही व्याख्या है। कैसे? देखिए, सामाजिक विज्ञान इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करता है और कलाकृतियां, पेंटिंग, मूर्तियां ये सब क्या है? एक ऐतिहासिक प्रमाण है। इसलिए कला और सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए। ए और आर दोनों कथन सही है और आर बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कथन ए की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि स्टेटमेंट ए, नेचर ऑफ सोशल साइंस इज एविडेंस बेस्ड। स्टेटमेंट बी, स्टडी लीड्स टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। कथन ए कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान साक्ष्य आधारित है। कथन बी, अध्ययन कई व्याख्याओं की ओर ले जाता है। तो यहां अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे चारों ऑप्शन शो कर ही रहा है, तो हम सीधे राइट आंसर पे चलेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ट्रू, यानी कि दोनों सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? क्योंकि देखिए, सामाजिक विज्ञान तथ्यों और साक्ष्यों यानी कि एविडेंस पर आधारित है, लेकिन मानवीय घटनाओं को देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, जिससे एक ही घटना की कई व्याख्याएं यानी कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। इसलिए दोनों कथन आपके सत्य होंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ ट्रू, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न है कि मैच रूल्स, इसमें आपके तुमारस, अनंगापाला, चौहान और पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे शासकों का मिलान करना है, तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? सही मिलान दोस्तों आपका तोमर जो है वो 12वीं सदी में, ये तोमर जो है, तोमर, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको इसमें टाइप करके बता दे रहा हूँ। तोमर जो है, ये तोमर का आपका जो आरंभ हुआ था ये आपका 12वीं सदी में हुआ था। एक मिनट, तोमर 12वीं सदी में, अनंगपाल, अनंगपाल का जो है वो 1130 से लेकर के 1145 तक अनंगपाल का शासन था। चौहान का जो समय था, शासनकाल था, वो 1165 से लेकर के 1192 तक था। और पृथ्वीराज चौहान का जो समय था वह था आपका 1175 से लेकर के 1192 तक। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइपिंग में सही टाइप नहीं हो पाया है। मिलान करने के लिए दिया तो है, आंसर दिया है, लेकिन इसमें जो समय था ये समय टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो हमने आपको समय यहाँ पे टाइपिंग करके दे दिया है। जैसे कि आप याद कर लीजिएगा, तोमर का जो शासनकाल था वो 12वीं सदी से शुरुआत हुआ था। अनंगपाल का हुआ था 1130 से 1145 तक। चौहान का जो समय था वो 1165 से 92 तक था, और पृथ्वीराज चौहान का था 1175 से 1192 तक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन एंशिएंट तमिलनाडु द सेटलमेंट ऑफ वेयर कॉल्ड अर, यानी कि प्राचीन तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था? किस प्रकार की बस्तियों को उर कहा जाता था? तो यहां जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पीजेंट, यानी किसान। किसान जो होते थे, उर जो है, उर प्राचीन तमिलनाडु में किसानों की बस्तियां होती थी और ब्राह्मणों की बस्तियों को सभा
और व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो यहाँ आपका प्रेजेंट किसान जो है वो आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न कह रहा है कि मैच मुगल रूल्स फारूक सैयर, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। तो फिर से वही टाइपिंग में मिस्टेक है इसमें, क्योंकि इसका जो मुगल साम्राज्य के पतन के शासक का जो कालम है, इसमें आपका सही कालक्रम जो फारूक सैयर 1713 से 1719 तक था। फारूक सैयर का जो समय था वो आपका था 1713 से लेकर के 1719 तक, और वहीं शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वह था आपका 1759 से 1759 से लेकर के 1816 तक, 1816 तक। अहमद शाह का था शासन, अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक अहमद शाह, और ये आपका सबसे लास्ट में आपका आ गया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के था 1754 से लेकर के 1759 तक। ये इन सबों का शासनकाल था, समय था। तो इसमें ये पूछा गया था कि कौन किसका जो है कालक्रम के हिसाब से सबका जो है वो सही है। तो चलिए एक बार हम कालक्रम के हिसाब से बता देते हैं कि सबसे पहले आपका फारूक सैयर का आएगा। फारूक सैयर का 1713 से शुरू हुआ, 19 तक रहा। उसके बाद आपका अहमद शाह का आया। अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक। उसके बाद आया आपका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय था 1754 से लेकर के 1759 तक, और सबसे लास्ट में आपका आएगा अहमद शाह का। 1759 से चालू किया अहमद शाह, और इसके बाद से 1816 तक ये जो है वो चला था, 1816 तक। तो ये इसका सही एक कालक्रम होगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है कि सहयादिक विरासत यानी कि कोऑपरेशनसी इनहेरिटेंस का अर्थ क्या होता है। यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे हम राइट आंसर पे चलेंगे। डिवीजन एमंग ऑल सन्स, सभी पुत्रों में विभाजन। मुगल काल के बारे में और पारंपरिक हिंदू कानून में सहदायिक विरासत का अर्थ संपत्ति का सभी पुत्रों में विभाजन था। इसमें ज्येष्ठाधिकार के विपरीत नोट इसमें यह है कि आधुनिक कानूनों में, अब जो है भारत में आधुनिक कानूनों में बेटियां भी शामिल हैं, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में अक्सर पुत्रों का ही उल्लेख होता है कि पिता की संपत्ति में पुत्रों का ही अधिकार है। परंतु अब जो है आधुनिक जो कानून भारत में इसमें चल रहे हैं, इसमें पिता के संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार शामिल हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 डिवीजन एमंग ऑल सन्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द डिवोशनल हाइम्स रिटन इन मराठी आर नोन एज, मराठी में लिखे एक भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को जाना जाता है अभंग के नाम से। अभंग संत तुकाराम और अन्य मराठी संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जो कभी भंग न हो सके, यानी कि अभंग। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संत जिसे कर्मकांड
जाति का विरोध, बी आजीविका कमाना और सेवा करना पसंद किया। महाराष्ट्र के जो संत थे वो क्या करते थे? महाराष्ट्र के संतों ने जो काम किया वो उन्होंने किया ए और बी दोनों, अर्थात महाराष्ट्र के संतों ने जैसे कि एकनाथ, तुकाराम, इन्होंने कर्मकांडों और जन्म आधारित भेदभाव का विरोध किया और सन्यासी बनने के बजाय गृहस्थ जीवन जीते हुए सेवा करने को प्राथमिकता दी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि दोनों सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि विच टर्म्स वाज यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो यहां पे होता था आपका बेवर, ऑप्शन नंबर सेकंड बेवर। मध्य प्रदेश में घुमंतू या स्थानांतरित खेती को वेबर या दहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवर या दहिया कहा जाता था। आगे नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि 19th सेंचुरी सोशल चेंजेस, ए डिबेट टू न्यू कैरेक्टर, बी ड्यू टू न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रिंट। 19वीं सदी के सामाजिक परिवर्तन, ए बहसों ने नया रूप लिया, बी नए संचार प्रिंट के कारण। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोथ ट्रू, बी एक्सप्लेन ए, यानी कि दोनों सत्य है। देखिए, किताबें, अखबार और पत्रिकाओं की छपाई यानी कि प्रिंट मीडिया ने लोगों तक विचार पहुंचाना आसान बना दिया, जिससे सामाजिक रीति रिवाजों पर बहस और चर्चाओं को बढ़ावा मिला। तो यहाँ जो है दोनों ने अपना अपना काम सही तरीके से किया है, यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों का काम जो है वो 19वीं शताब्दी में परिवर्तन लाने में बेहद भूमिका निभाई है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न है। 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि कथन असर्शन कि अंबेडकर एक्सपीरियंस कास्ट प्रेजुडाइस रीजन हिज फादर टॉट एट एन आर्मी स्कूल। अभी कथन ये कर रहा है कि अंबेडकर ने जातिगत पूर्वाग्रह झेले, कारण है पिता आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। तो यहाँ जो है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बोथ ए एंड बोथ ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेन ए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भेदभाव का सामना इसलिए किया क्योंकि वे महार जाति से थे, सामाजिक संरचना, न कि इसलिए उनके पिता आर्मी स्कूल में थे। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि ईवी रामास्वामी फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रीजन आर टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया, कारण आर जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए। यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है, क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत ही इसलिए किया था ताकि निचली जातियों को सम्मान मिले और जातिगत भेदभाव खत्म हो सके। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है कि हु अपोज द जिन्ना टू नेशन थ्योरी, यानी कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया था? तो जिन्ना के द्विराष्ट्र, दो राष्ट्रों में विभाजन करने का जो सिद्धांत था, इसका विरोध किया था मौलाना आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान दोनों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया था। इसलिए इन विकल्पों में मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक प्रमुख उत्तर हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी भी सही हैं। तो दोस्तों, सीटेट में अक्सर मौलाना आजाद को सही माना जाता है, इसलिए आपका मौलाना आजाद यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि
रिवोल्ट ऑफ 1857 आई स्टार्टेड मई 1857। सेकंड है बिगेस्ट पैसिव रेजिस्टेंस, और थर्ड है आपका मास पार्टिसिपेशन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वह किन कारणों में, जैसे कि मई 1857 में शुरू हुआ, दूसरा है सबसे बड़ा निष्क्रिय प्रतिरोध, तीसरा जन भागीदारी, और चौथा है आपका गलत कथन। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली, केवल यह हिंसक था, निष्क्रिय नहीं। 1857 का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था, न कि निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध गांधीवादी युग की विशेषता थी। तो यहाँ आपका ओनली ऑप्शन नंबर 2 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, उसमें क्या था? ए स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति, बी कंपनी को भुगतान आवश्यक। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉल्स है, ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है। ए गलत है, स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति गलत है, और कंपनी को भुगतान करना आवश्यक है, ये सही है। यानी कि सहायक संधि जो अंग्रेजों ने की थी उसमें उन्होंने जो सब्सिडियरी अलायंस किया था, इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं दिया गया था। अर्थात भारतीय जो शासक थे वो स्वतंत्र सेना अपने लिए नहीं रख सकते थे, और साथ ही साथ उन्हें कंपनी की सेना का खर्चा भी उठाना पड़ता था। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न है कि पेयर्स यूरेनस 16, एच नेपच्यून 17, सटारन 25 और मार्स आपका 9th, हाउ मेनी करेक्ट। यानी कि आपका एक तरीके से देखा जाए कि कौन से ग्रह जो है कितने समय में अपना चक्र पूरा करते हैं। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जो विकल्प में दिया गया उसमें से कोई सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर मानक आंकड़ा हम एनसीईआरटी को मानते हैं तो यह डेटा जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंगल का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटा है। मंगल का यहाँ 9 घंटा जो दिखाया गया है ये 24 घंटा है। मंगल जो है वो 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करता है। वहीं शनि का जो है वो लगभग 10 घंटे है। यूरेनस का 17 घंटा है घूर्णन करने का समय। नेपच्यून का 16 घंटा है। नेपच्यून यहाँ पे दिया गया है, नेपच्यून का जो है वो 16 घंटा है घूर्णन करने की समय। तो यहाँ प्रश्न में यूरेनस और नेपच्यून उल्टा दिया गया है और मंगल और शनि गलत है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को नन या सबसे करीबी विकल्प माना जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि यहां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में सही है आपका फॉलो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण। क्यों? देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का लगभग अनुसरण करती है, 0 डिग्री का नहीं। 0 प्राइम मेरिडियन है। हालांकि यह एक सीधी रेखा नहीं है और यह किसी भी देश के समय को विभाजित करने से बचने के लिए मुड़ती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अभिकथन कर रहा है कि ध्रुव तारे से अक्षांश कारण आर भूमध्य रेखा से ध्रुव की दूरी 1/4 वृत्त। तो यहाँ जो है प्रश्न क्या पूछ रहा था? प्रश्न पूछ रहा था कि ध्रुव तारे का जो अपना ये अक्षांश का कारण है ये कैसे है? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बोथ ए, इन दोनों कथन सत्य है और व्याख्या बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्रुव तारे का उन्नयन कोण उस स्थान के अक्षांश के बराबर होता है। यह ज्यामिति पृथ्वी की गोलाकार प्रकृति यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक 90 डिग्री या 1/4 वृत्त के कारण ही संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत से टोक्यो 130 डिग्री 45 ईस्टर्न जाने पर समय प्राप्त होगा या खोएंगे? तो यहां पर जो होगा
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लगभग 4 घंटे खो देंगे। पूर्व की ओर यानी पूरब की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है। भारत जो है वो आपका 82 डिग्री ईस्ट और टोक्यो जो है आपका 130 डिग्री ईस्ट में लगभग 48 डिग्री का अंतर है। 48 डिग्री का अंतर है तो 1 मिनट में 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आता है, यानी आप 48 में गुणा करेंगे 4 का तो ये आएगा 192 मिनट, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटे। चूंकि टोक्यो का समय आगे है, आप अपनी घड़ी को आगे बढ़ाएंगे यानी आप दिन के 4 घंटे खो देंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड, लूज अबाउट 4 आवर्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न है कि मेन मिनरल्स ऑफ ओसेनिक क्रस्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका और निकिल। तो महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज कौन से होते हैं? महासागरीय पर्पटी यानी कि ओसेनिक क्रस्ट, इसमें जो है मुख्य रूप से आपके शामिल होते हैं केवल ए और सी यानी कि मैग्नीशियम और सिलिका। महासागरीय पर्पटी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसे सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 27वां प्रश्न है कि रीजन विथ ऑक एस बीच ट्रीज एंड पिजन मोनल्स बर्ड, यानी कि ओस एस बीच के पेड़ और तीतर मोनल पक्षी वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओक, एस और बीच के पेड़ शीतोष्ण पर्णपाती वनों की विशेषता है। यहाँ तीतर जो होते हैं, तीतर यानी कि जिसको पिजेंट कहते हैं, और मोनल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित है? तो बहुत सीमित जो है वो है आपका टुंड्रा का। टुंड्रा जो क्षेत्र है, टुंड्रा रीजन, टुंड्रा क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत सीमित होती है। यहाँ केवल काई यानी कि मॉस, लाइकिन और छोटी झाड़ियां ही उग पाती हैं ठंडा क्षेत्र होने के कारण। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न है कि टीचर यूजिंग ब्लैक बोर्ड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन ऑन वाटर बेस्ड मैनर, पानी पर समूह चर्चा के दौरान ब्लैक बोर्ड का उपयोग सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो पानी पर अगर समूह चर्चा करना है तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरेंजिंग रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट, यानी कि शिक्षक को छात्रों के विचारों को मुख्य अवधारणाओं और विषयों के आसपास व्यवस्थित करके लिखना चाहिए। इससे चर्चा को एक सही दिशा मिलती है और सभी विचार समेकित होते हैं। तो यहाँ पे अवधारणाओं के आसपास प्रतिक्रियाएं व्यवस्थित करना बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट आखिरी 30वां प्रश्न है कि जिला न्यायालय का दौरा, विजिट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उद्देश्य दे रहा है कि कामकाज का अनुभव या बातचीत, बी भय पैदा करना, सी छात्रों को डराना। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक अनुभव, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना है, जैसे अदालत की कार्य प्रणाली समझना, बच्चों को डराना या भय पैदा करना। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता है। यह केवल बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने के लिए होता है शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे केवल ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के 30 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके आगामी सीटेट और सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत